हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भारत शंकर। तो कमेंट्स में अक्सर मैं ये पढ़ता रहता हूँ कि क्या ईटीएफ्स खरीदना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स खरीदना चाहिए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में एक फंड मैनेजर रहेगा जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स का ख्याल रखेगा, लेकिन ईटीएफ में कोई फंड मैनेजर नहीं होता है। और वही कुछ और लोग ये भी बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स फोकट में तो काम नहीं करते हैं, वो इसके बदले फीस चार्ज करते हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का ये 0.5% और 1% का जो फीस होता है वो लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होके आपके रिटर्न्स में लाखों और करोड़ों का नुकसान करवा सकते हैं। और अब यहाँ पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है इन द लॉन्ग रन। तो हाँ, ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल। बट हैविंग सेड दैट ऐसा सोचना कि म्यूचुअल फंड्स बेकार है, ईटीएफ्स में ही इन्वेस्ट करना है, वो भी गलत होगा। क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट्स में म्यूचुअल फंड सही होते हैं और वही कुछ इन्वेस्टमेंट्स में ईटीएफ सही होते हैं। और इसीलिए आज की वीडियो में कौन से इन्वेस्टमेंट्स में म्यूचुअल फंड सही होते हैं, कौन से इन्वेस्टमेंट्स में ईटीएफ सही होते हैं, इन दोनों को हम डिटेल में समझेंगे। और साथ ही साथ हम 5 ऐसे ईटीएफ्स को भी डिस्कस करेंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस और गोल्स को फुलफिल करने में काम आते हैं और जिन्हें एक लंबे समय के लिए होल्ड किया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही वीडियो लाइक करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा। पहले आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे तो उसके बाद आप लाइफ टाइम के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले ये ईटीएफ और म्यूचुअल फंड है क्या और इन दोनों के बीच में एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आप एक फ्रूट बास्केट खरीदना चाहते हैं जिसमें हर वैरायटी के, मार्केट में मिलने वाले हर वैरायटी के फ्रूट्स है। उसमें एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, पोमोग्रेनेट है, यू नेम इट, ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आर देयर इन दैट बास्केट। तो अभी एक ऐसा ही बास्केट स्टॉक्स के लिए अज्यूम कीजिए जहां पर अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले अलग अलग स्टॉक्स हैं, जैसे कि रिलायंस है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, एलएनटी है, एचडीएफसी है, एशियन पेंट्स है, वगैरह वगैरह। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आप एक फंड मैनेजर को बुलाते हो, बोलते हो कि ये लो मेरा पैसा, आप इस बास्केट में जो स्टॉक खरीदना चाहे, जब खरीदना चाहे, जब बेचना चाहे, वो आप डिसाइड करो। और जो फंड मैनेजर आपका ये बास्केट ऑफ स्टॉक्स एक्टिवली मैनेज कर रहा है, उसके लिए आप उसके सर्विस के लिए क्या करते हो, आप एक छोटा सा फीस उसको दे देते हो। लेकिन वही ईटीएफ में क्या होता है, ये बास्केट ऑफ स्टॉक्स ऑलरेडी रेडी होते हैं। ये जो फ्रूट बास्केट है, इट इज रेडी, आपको बस खरीदना है। जब चाहे आप खरीद सकते हो, जब चाहे आप बेच सकते हो। जैसे कि आप स्टॉक्स खरीदते हो वैसे ही आप ईटीएफ को भी खुद ही खरीद सकते हो। और इस बास्केट को खरीदने के लिए आपको बस एक डीमैट अकाउंट की जरूरत है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप खुद ही इस बास्केट को खरीद सकते हो। और ऐसा करने के लिए आपको सस्ता पड़ता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आप फंड मैनेजर को जो पैसा दे रहे थे, यहां पर वो पैसा नहीं देना पड़ता है, जिसकी वजह से जो परसेंटेज 0.5% या 1% जो पैसा आप म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे रहे थे, वो पैसा आपका यहां पर बच जाएगा। और ये ईटीएफ्स किस तरीके से दिखते हैं और इसको कैसे खरीदना है, कैसे सर्च करना है, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आगे के वीडियो में वो आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ईटीएफ्स कब खरीदना है और म्यूचुअल फंड्स कब खरीदना है। तो अभी अगर मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं, तो यहां पर इंडेक्स इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, यहां पर आप बोलते हो कि मुझे इंडिविजुअल स्टॉक्स को पिक नहीं करना है, मैं पूरे मार्केट पे इन्वेस्ट करूंगा और पूरा मार्केट अगर ग्रो करेगा तो मेरा वेल्थ भी उसके साथ ग्रो करेगा। और इस पर्पस को अचीव करने के लिए आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए डिसाइड करते हो। तो और निफ्टी 50 इंडेक्स यहां पर क्या है, ये इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स का एक बकेट है या बास्केट है। और एक और ऐसा ही इंडेक्स है सेंसेक्स, जो इंडिया के टॉप 30 कंपनीज का एक बास्केट है या बकेट है। यानी सिंपल वर्ड्स में, अगर आप निफ्टी 50 में पैसा लगाते हो तो आपका पैसा जो है इंडिया के टॉप 50 कंपनीज जो है उन स्टॉक्स में लग रहा है। तो यहां पर देखिए, ये है निफ्टी 50 इंडेक्स। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आपको हर एक सेक्टर में निफ्टी 50 का वेटेज कितना है ये आपको यहां पर पता चल जाएगा। यानी जब भी आप निफ्टी 50 पे पैसा लगाओगे तो वहां पर वो पैसा 31% ऑफ द पैसा फाइनेंशियल सर्विसेज पे लगता है, 11.33% ऑफ द पैसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे लगता है, ऑयल एंड गैस पे अराउंड 10.4% ऑफ द पैसा लगता है। वैसे ही बाकी सेक्टर्स में ये जो वेटेज दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हर सेक्टर में आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और यहाँ पर हर एक सेक्टर में कौन से स्टॉक को पिक किया गया है, अगर आपको वो डेटा देखना है तो यहाँ पर ये जो फैक्ट शीट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल आपको मिल जाएगा। उस एक्सेल को अगर आप ओपन करोगे तो वहां पर उन सारे स्टॉक्स के नाम भी आपको मिल जाएंगे और हर एक स्टॉक में निफ्टी 50 का वेटेज कितना है वो भी वहां पर आपको पता चल जाएगा। बेसिकली जो भी पैसा आप निफ्टी 50 इंडेक्स पे लगाते हो उसमें से कितना परसेंटेज पैसा हर एक स्टॉक पे लग रहा है वो डेटा भी आपको वहां से पता चल जाएगा। और मैंने ये फैक्ट शीट आपके लिए ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का यहां पर वेटेज कितना है, 13.21% है। यानी अगर आप 100 रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स पे लगाओगे तो उसमें से 13.21 रुपीज एचडीएफसी बैंक पे लग जाएगा।
और बाकी कंपनीज का वेटेज जितना है उसका उतना ही पैसा अकॉर्डिंगली उन सारे स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अभी अगर किसी को इंडेक्स इन्वेस्टिंग करना है तो देन द स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन वुड बी ETFs, क्योंकि अगर इंडेक्स इन्वेस्टिंग ही करना है तो फंड मैनेजर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फंड मैनेजर भी क्या करेगा, वो भी निफ्टी 50 इंडेक्स देखेगा, उस वेटेज के अकॉर्डिंग सारे स्टॉक्स में वो पैसा लगा के आराम से बैठ जाएगा। काम तो बहुत ही आसान है फंड मैनेजर का, और वो काम आप भी कर सकते थे, वहां पर कुछ स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती। और निफ्टी 50 के ETFs ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, आप खुद खरीदो या म्यूचुअल फंड मैनेजर खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पर दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स फिक्स है। आप खरीदो, म्यूचुअल फंड मैनेजर खरीदे, दोनों सेम ही है। तो इसीलिए अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो देन ETFs वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन म्यूचुअल फंड्स। अभी ETFs को कैसे ढूंढना है उसका डेमो देने के लिए आई एम ऑन Zerodha प्लेटफॉर्म राइट नाउ। तो यहां पर अगर मैं सर्च करूंगा निफ्टी 20 तो यहां पर मुझे निफ्टी का ETF मिल जाएगा। और अगर मुझे ETF खरीदना है तो जैसे मैं शेयर्स खरीदता हूं वैसे ही मैं यहां पर बाय के ऊपर क्लिक करूंगा, क्वांटिटी एंटर करूंगा और उसके बाद बाय कर दूंगा, तो मेरा ETF बाय कंप्लीट हो जाएगा वहां पर। और उसी तरीके से अगर मुझे ETF को सेल करना है, जैसे हम शेयर्स को सेल करते हैं वैसे यहां पर हम ETF को भी सेल कर सकते हैं। सो इट इज जस्ट लाइक बाइंग शेयर्स एंड सेलिंग शेयर्स। और इंडेक्स इन्वेस्टिंग करना है तो वहां पर म्यूचुअल फंड्स की जरूरत नहीं पड़ती। एंड ऑल्सो अगर आप मार्केट में जो सारे ETFs है अगर आप उसको देखना चाहे तो आप NSE के वेबसाइट पे आ सकते हैं, वहां पर आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। और अभी NSE का जो अभी मैं पेज पे हूं उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहे तो उसको फिर से रिविजिट कर सकते हैं और पूरा लिस्ट यहां पर ETFs का देख सकते हैं। और यहां पर अगर हम कुछ ETFs को देखेंगे तो यहां पर देखिए PSU बैंक्स का एक पर्टिकुलर ETF है। अगर किसी को PSU बैंक्स में ही स्पेसिफिकली इन्वेस्ट करना है तो यहां पर PSU बैंक्स के इंडेक्स के ऊपर भी एक ETF अवेलेबल है। निफ्टी स्मॉल कैप 250, यानी अगर किसी को स्मॉल कैप्स पे इन्वेस्ट करना है तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 का भी ETF अवेलेबल है। और अगर मान लीजिए किसी को IT सेक्टर पे इन्वेस्ट करना है, IT इंडेक्स पे इन्वेस्ट करना है, तो यहां पर देखिए निफ्टी IT का भी इंडेक्स अवेलेबल। तो इस तरीके से आप जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप उस इंडेक्स के ETF को ढूंढ सकते हैं और उस ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट हायरिंग एनी म्यूचुअल फंड मैनेजर। और अभी यहां पर कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर 0.5% 1% में कितना ही फर्क हो जाएगा, व्हाई नॉट हायर अ म्यूचुअल फंड मैनेजर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन द इंडेक्स बाय आवरसेल्व्स। और इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ना आई विल गिव यू अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑन द इंटरनेट, जिसको आपने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में भी देखा होगा। तो यहां पर देखिए आई एम ऑन अ SIP कैलकुलेटर। तो यहां पर मैंने कुछ एंट्रीज ऑलरेडी कर दिया है। तो यहाँ पर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर कोई 20,000 रुपीज़ का SIP इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हर महीना 20,000 इन्वेस्ट कर रहा है, 12% का रिटर्न्स मिल रहा है, और अगर वो नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए अगर ये इन्वेस्टमेंट करता है तो टोटल वो अराउंड 48 लाख इन्वेस्ट करेगा और उसको रिटर्न्स अराउंड 1 करोड़ 35 के आसपास मिलेगा, और टोटल कॉर्पस उसका होगा अराउंड 1 करोड़ 83 लाख के आसपास। तो अभी यहाँ पर अगर हम इसको 0.5% बढ़ा देते हैं तो देखते हैं क्या फर्क आएगा, राइट। तो राइट ना अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 12.5% बढ़ा रहा हूँ। तो यहां पर देखिए ऑलरेडी फर्क कितना आ गया, लाखों का फर्क आ गया। अभी हमारा टोटल कॉर्पस कितना है, अराउंड 1,95,000 के आसपास है। वही अगर मैं इसको 1% तक बढ़ा देता हूं तो देन यू कैन सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। यहां पर ऑलरेडी हमारा जो कॉर्पस है वो 2 करोड़ को यहां पर क्रॉस कर गया। तो इसीलिए जो 0.5% और 1% जो हम म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को नथिंग समझ के पे करते हैं, वो लाखों करोड़ों का डिफरेंस कर सकते हैं। यहां पर मैंने एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ये जो लॉसेस अभी लाखों में हो रहा है ये करोड़ों में भी हो सकता है। एंड माय पॉइंट हियर इज दैट कि अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी अगर इंडेक्स पे ही इन्वेस्ट करना है और आप भी खुद उसको कर सकते हो, दोनों इक्वली केपेबल हो किसी भी इंडेक्स में, ऑलरेडी रेडीमेड इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये खामखा 0.5% 1% भी क्यों देना है, जो आगे चल के लॉन्ग टर्म में लाखों करोड़ों का लॉस कर सकता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। अभी इसके बाद एक सवाल आएगा कि ठीक है अगर इंडेक्स इन्वेस्टिंग करना है तो ठीक है, वी कैन गो टू ETFs फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो कब करना है। तो इसको समझने के लिए ना सबसे पहले आपको बेंचमार्क रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो ये बेंचमार्क रिटर्न क्या होता है, अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखे बिना, स्टॉक्स को पिक किए बिना ब्लाइंडली निफ्टी 50 इंडेक्स पे पैसा लगा देते तो निफ्टी 50 इंडेक्स जो आपको रिटर्न्स कमा के देगा या सेंसेक्स इंडेक्स आपको जो रिटर्न्स कमा के देगा वो मिनिमम रिटर्न्स है, बेर मिनिमम रिटर्न्स, क्योंकि वहां पर आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, बस निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स पे पैसा लगा रहे हो और इंडेक्स जो ऑटोमेटिकली रिटर्न जनरेट करेगा वो आपका बेंचमार्क रिटर्न हो। तो यहां पर देखिए ये है हमारा बेंचमार्क रिटर्न, जहां पर 2024 में निफ्टी ने कितना रिटर्न्स दिया था, अराउंड 8.75% का रिटर्न्स दिया था। तो उस साल का ये बेंचमार्क रिटर्न है।
और 2023 में निफ्टी ने अराउंड 19.42% का रिटर्न जनरेट किया था। तो उस साल बेंचमार्क रिटर्न क्या था? 19.42% था। वैसे ही आप 5 साल का इसका एवरेज भी ले सकते हो, तो वो 5 साल का बेंचमार्क रिटर्न बन जाएगा। अगर आप ये 10 साल का अगर आप रिटर्न एवरेज करोगे तो वो आपका 10 साल का एवरेज बेंचमार्क रिटर्न बन जाएगा। तो अभी अगर मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड आपके पास आके ये बोलता है कि अभी ये जो निफ्टी आपको बेंचमार्क रिटर्न्स दे रहा है ना, मैं आपको इस बेंचमार्क रिटर्न से ज्यादा रिटर्न्स कमा के दूंगा, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसको स्टॉक मार्केट की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, स्टॉक्स कैसे पिक करना है, कब पिक करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, किसी स्टॉक में अप ट्रेंड कब आता है, डाउन ट्रेंड कब आता है, किसी स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है या बुरा है, उन सारी चीजों का उसको समझ है। बहुत अच्छे से वो स्टॉक मार्केट को समझता है। तो उसके बेसिस पे अगर वो आपके पैसों को मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो ये जो बेंचमार्क रिटर्न्स आपको मिलता है निफ्टी में, वो उससे कहीं ज्यादा आपको कमा के दे सकता है। तो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस जब आपको मिलते हैं तब जाके आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां पर जो आप फीस आप म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे रहे हो या 1%, आधा % जो भी दे रहे हो, उसके बदले में अगर वो आपको 3% ज्यादा, 4% ज्यादा रिटर्न्स कमा के दे सकता है compared to benchmark returns, then it is worth it to invest in mutual funds. फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, ये HDFC का म्यूचुअल फंड है जो निफ्टी 50 इंडेक्स पे इन्वेस्ट करता है। यहां पर आप खुद निफ्टी 50 पे इन्वेस्ट करो या HDFC आपके बिहाफ पे निफ्टी 50 पे इन्वेस्ट करे, तो यहां पर ये जो एवरेज रिटर्न है 3 साल का, वो सेम ही मिलेंगे। लेकिन फर्क क्या है? अगर आप खुद इन्वेस्ट करोगे तो म्यूचुअल फंड मैनेजर का जो आप फीस दोगे 0.5%, 1%, वो फीस आपको बच जाएगा। और वही अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर वही सेम निफ्टी 50 इंडेक्स पे इन्वेस्ट करेगा तो रिटर्न सेम मिलेंगे, लेकिन वहां पर क्या होगा? आपको आधा % या 1% फीस के रूप में वहां पर देना होगा। और हमने ऑलरेडी देखा है कि लॉन्ग टर्म में ये जो आधा % है, 1% है, ये कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो अभी यहां पर देखिए एक और म्यूचुअल फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और यहां पर 3 साल का एवरेज रिटर्न कितना है? 25% है। पहले निफ्टी 50 का जो HDFC फंड था वहां पर रिटर्न कितना था? अराउंड 17% के आसपास था। ये 25% के आसपास है, यानी यहां पर फर्क कितना है? 7-8% का यहां पर फर्क है। अभी अगर आप किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर को आधा 1% फीस में दे रहे हो, लेकिन उसके बदले में अगर वो आपको 7-8% बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में या बेंचमार्क रिटर्न के कंपैरिजन में ज्यादा कमा के दे रहा है, then it is worth it to invest in mutual funds. So I hope अभी आपको एक क्लियर हो गया होगा कि ETFs में कब इन्वेस्ट करना है और म्यूचुअल फंड्स में कब इन्वेस्ट करना है। एंड ऑफ कोर्स मार्केट में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए किस तरीके के म्यूचुअल फंड्स को पिक करना है, मार्केट में टॉप म्यूचुअल फंड कौन से हैं, इसके ऊपर अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक दैट वीडियो एज सून एज पॉसिबल। अभी हम क्या करेंगे? विल ट्राई टू स्टडी 5 ETFs दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, और इसी प्रोसेस में विल ऑल्सो ट्राई टू स्टडी की मार्केट में बहुत सारे ETFs होंगे। यानी अगर आप निफ्टी 50 ETF को ढूंढने जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे ETF मिल जाएंगे। तो इन बहुत सारे ETFs में अच्छा ETF कैसे चुनना है उसको भी वहां पर हम स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ एक इंडेक्स ETF म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में आपका कितना पैसा बचा सकता है, हम उसको भी वहां पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तभी स्टॉक मार्केट में ETF के जरिए इन्वेस्ट करने का सबसे पहला बेस्ट तरीका हो सकता है निफ्टी 50 के ETF। तो अभी हम क्या करेंगे? निफ्टी 50 के ETFs में बेस्ट ETF कैसे पिक करना है उसको हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी यहां पर मैं क्या करूंगा? यहां पर मैं निफ्टी 50 ETF सर्च करूंगा, निफ्टी 50 ETF, और यहां पर मैं मोर रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये पूरा लिस्ट जो है निफ्टी 50 ETFs का, वो सारा लिस्ट यहां पर मुझे मिल जाएगा। तो अब इसके बाद ये जो टॉप पे जो रिजल्ट है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50 20 का, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा क्योंकि वो टॉप पे था। और उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा तो यहां पर मुझे एक्सपेंस रेशो दिखेगा, और यहां पर देखिए एक्सपेंस रेशो कितना है? 0.04 है। यानी बेसिकली अगर आप 10,000 रुपए का ये ETF खरीदोगे तो उस पर आपको कॉस्ट आएगा या एक्सपेंस आएगा बस 4 रुपए का। और अभी यही एक्सपेंस अगर आप निफ्टी 50 में एक म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करोगे तो कितना आ सकता है, उसको अभी थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? सर्च में जाके आई विल सर्च फॉर निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड्स। तो यहां पर पहला म्यूचुअल फंड ICICI का आ रहा है, तो यहां पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड देन आई विल स्क्रॉल डाउन एंड आई विल सी यहाँ पर एक्सपेंस रेशो कितना आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशो कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, देखिए एक्सपेंस रेशो इस कितना है? 0.31% है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे? जो एक्सपेंस रेशो को जो सिर्फ हमने कैलकुलेट पहले किया था वहां पर इसको माइनस कर देंगे। तो अगर हम 0.3% था ना, 0.3% पे अगर हम माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर रिटर्न्स में कितना फर्क आएगा? ऑलमोस्ट 6 लाख का डिफरेंस आ जाएगा, राइट।
यहाँ पर अगर देखिए फिर से मैं करता हूँ, अगर 12% रखेंगे तो टोटल कॉर्पस कितना होगा, अराउंड 1,83 लाख का होगा। और वही अगर मैं यहाँ पर इसको 0.3% भी कम कर देता हूँ तो यहाँ पर ये 1,77 लाख तक आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी लाखों का नुकसान, बस कितना 0.31% के डिफरेंस पे। तो अभी इसके बाद दूसरे ETF के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अभी हम स्टॉक मार्केट का 1 डे वर्कशॉप कर रहे हैं जहां पर हम मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग और टेक्निकल एनालिसिस इन दोनों के ऊपर 1 डे वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं, जहां पर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो वहां पर हम बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीखने वाले हैं, और साथ ही साथ वहां पर हम एक सिंपल ट्रेड सेटअप को भी डिस्कस करेंगे, जिसको मैं खुद पर्सनली स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल करता हूं। इस ट्रेड सेटअप को वहां पर हम बैक टेस्ट भी करेंगे, ताकि ये ट्रेड सेटअप बुल मार्केट बेयर मार्केट दोनों में कैसे काम करता है, उन दोनों को हम प्रॉपर्ली सीख पाए। और ये जो दोनों 1 डे वर्कशॉप है, इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू गाइज इन द 1 डे वर्कशॉप। इसके बाद अभी ETFs के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सेकंड बेस्ट तरीका हो सकता है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो यहां पर देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के मैंने दो ETFs यहां पर निकाल के रखा है। पहला ETF है निपॉन इंडिया का और दूसरा ETF है ICICI का, ICICI प्रूडेंटल का। तो यहां पर देखिए इन दोनों के बीच में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। यहां पर देखिए 3 साल का एवरेज रिटर्न इसका कितना है, ICICI प्रूडेंटल निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF का अराउंड 115% के आसपास है। और वही अगर आप निपॉन का देखेंगे तो निपॉन का 3 साल का एवरेज रिटर्न कितना है, 79% है। और यहां पर दोनों ही निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में रिटर्न्स में इतना बड़ा फर्क है। और ये जो फर्क है इसको बोला जाता है ट्रैकिंग एरर। और ये जो ट्रैकिंग एरर है ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। जो एक्सपेंस रेशियो है उसके वजह से भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग ETFs का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग हो सकता है। कैश होल्डिंग्स की वजह से हो सकता है, या रीबैलेंसिंग डिलेज की वजह से हो सकता है, या एग्जीक्यूशनल कॉस्ट की वजह से भी हो सकता है। और इसी रीजन की वजह से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंपेयर ETFs विथ ईच अदर, ताकि आपको ट्रैकिंग एरर का एक आइडिया मिल पाए। यानी ट्रैकिंग एरर अलग अलग ETFs के बीच में ट्रैकिंग एरर में कितना डिफरेंस है, या परसेंटेज रिटर्न्स में कितना डिफरेंस है, उसका समझ आपको होना चाहिए, या उसका अंडरस्टैंडिंग आपको आना चाहिए। और ETFs में हमें एक और चीज ये भी ट्रैक करना है कि वॉल्यूम्स कितने हैं। अगर वॉल्यूम्स अच्छे हैं तो ठीक है, अगर वॉल्यूम्स बहुत ही कम है तो ऐसे ETFs में अगर आप कभी बेचने जाओगे तो वहां पर खरीदार नहीं रहेंगे, और खरीदने जाएंगे तो वहां पर बेचने वाले नहीं रहेंगे। तो इसीलिए वॉल्यूम्स भी वहां पर अच्छे खासे होने चाहिए, वहां पर मतलब ट्रेड भी अच्छा खासा वहां पर होना चाहिए। अब यहाँ पर इन दोनों ETFs के बीच में जो फर्क है ना रिटर्न्स का, उसको समझने के लिए ना विल ट्राई टू सी देयर एंड कंपेयर देयर एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पर देखिए ये जो ETF है इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, अराउंड 0.17 है। और वही ICICI का जो ETF है इसका एक्सपेंस रेशियो देखते हैं, इसका कितना है, इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए अराउंड 0.1 के आसपास है। अभी यहाँ पर ये जो 0.17% है और ये जो 0.1% है, ये अभी उतना ज्यादा फर्क नहीं लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको कंपाउंड करोगे लाइक 5 ईयर्स 10 ईयर्स 3 ईयर्स, तब मतलब कंपाउंडिंग में इसका फर्क बहुत ही एविडेंटली दिखता है। तो अभी यहाँ पर कुछ लोग ये जानना चाहेंगे कि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पर देखिए The Nifty Next 50 Index represents 50 companies from Nifty 100 after excluding the Nifty 50 companies। यानी Nifty 50 के बाद जो नेक्स्ट टॉप 50 कंपनीज है इंडिया का, उन सारे कंपनीज का जो मिला के जो इंडेक्स बनता है वो इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। यानी बेसिकली इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज है वो निफ्टी 50 इंडेक्स में आते हैं, और उसके बाद 51 नंबर पे जो कंपनी आता है, 51 से लेके 100 नंबर तक, इन सारे कंपनीज को निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में काउंट किया जाता है। तो इसके बाद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का नेक्स्ट ETF कौन सा हो सकता है, नेक्स्ट ETF बेस्ट ETF हो सकता है निफ्टी मिड कैप ETF। तो यहां पर देखिए ज़रोदा का भी है, निपॉन का भी है, मीरे का भी है। तो यहां पर हम निपॉन का पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर अगर निपॉन का सबसे पहले ऑफकोर्स क्या करना है, वॉल्यूम्स चेक करना है। वॉल्यूम्स ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं, और उसके बाद क्या चेक करना है, हमें एक्सपेंस रेशियो चेक करना है। और एक्सपेंस रेशियो यहां पर कितना है, अराउंड 0.21% के आसपास है। अभी हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो मीरे का जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है, इसके साथ देखेंगे, ETF के साथ देखेंगे। और यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम्स देखेंगे, वॉल्यूम ठीक ठाक है। और उसके बाद अगर हम इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.05% है। एंड दिस इज अ मैसिव डिफरेंस। 0.21% कहाँ और 0.05% कहाँ, राइट। तो इसीलिए ना ETF खरीदने से पहले
ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है उसको चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया, एंड ऑफ कोर्स अभी मिड कैप के बाद स्मॉल कैप आएगा। तो इसलिए अभी हम क्या करेंगे, वी विल सर्च फॉर निफ्टी स्मॉल कैप। तो यहाँ पर भी बहुत सारे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम मोतीलाल ओसवाल का जो ये है ना ETF है ना, इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले वॉल्यूम्स देखेंगे, वॉल्यूम ठीक ठाक है, और उसके बाद क्या करेंगे, वी विल गो एंड चेक द एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो नहीं दिख रहा है, इसका क्यों नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, कोई बात नहीं, कोई और म्यूचुअल फंड कोई और ETF देख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मीरे का यहाँ पर ETF है, तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो आएगा अराउंड 0.47, राइट। और सिमिलरली क्या करेंगे, एक और ETF देखेंगे सिमिलरली, जो मतलब निफ्टी स्मॉल कैप 250 में ही है, उसी को सर्च करेंगे एंड विल ट्राई टू कंपेयर द एक्सपेंस रेशियोज। और यहाँ पर मैंने HDFC का जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF है इसको ओपन किया है और इसका एक्सपेंस रेशियो देखते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए अराउंड 0.2% के आसपास है, यानी मेरे का जो ETF था उसका एक्सपेंस रेशियो 0.47% था, और यहाँ पर देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो HDFC का मात्र 0.2% है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड ऑल्सो मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो हम 1 डे वर्कशॉप कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में, वहां से जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।